पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था। अब जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है उसके लिए ब्लेम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को किया जा सकता है। कल रात को आपने देखा ट्वीट जिस तरीके से उसने किए झूठे, तो उसको देखते हुए ईरान ने वार्निंग दी कि आप नहीं करो ऐसा वरना हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। और फाइनली आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर ईरान ने बंद कर दिया। और जो झूठ बोल रहे हैं बार बार कि ईरान ने फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर रेडी कर लिया है कि वो न्यूक्लियर दे देंगे हमें, जाहिर सी बात है ईरान से एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ भी ना करें। पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान के बाहर आके इसराइल अमेरिका को बोले कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बंद करवाओ और पाकिस्तान के बाहर आके कश्तियां खड़ी हो जाए, तो पाकिस्तान क्या बंद नहीं करेगा अपनी नेवल बाउंड्री को? तो ये तो फिर इकोनॉमी तो ईरान की भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। लोग यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं कर रहे कि इकोनॉमी कितनी खराब होगी, इकोनॉमी को क्या नुकसान होगा। ना उनको करेंसी की फिक्र है, ना उनको खाने की फिक्र है। सिर्फ और सिर्फ जो अमेरिका को शिकस्त है देनी, उसके बारे में ईरानी फिक्र कर रहे हैं। मैं फेलियर नहीं कहूंगा। जो टॉक्स इस्लामाबाद में हुई, पहली टॉक्स भी मेरी नजर में कोई फेलियर नहीं थी। और दूसरी टॉक्स अयाज साहब अगर होती है नहीं होती, इससे किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जो ट्रंप ने कहा है कि कोई सरप्राइज देने वाले हैं, तो वो सरप्राइज क्या हो सकता है? माशाल्लाह ये जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को अड्डे भी दिए, इनको बेसिस भी दिए, यूएस सोल्जर्स को छुपाया, मिसाइलें भी हिमार मिसाइल्स रासल खैमा से जा रही थी, कुवैत के अंदर बुबियान पोर्ट से जा रही थी। तो ये जो मुसलमान मुल्कों ने इसराइल और अमेरिका के जहाजों को तेल पिला के जो काम किया है, यहाँ मासूम बच्चे जो मरे हैं, ये काम तो यूरोप ने भी नहीं किया अयाज साहब। तो इनके लिए तो जरा भी सिंपैथी आई डोंट थिंक इस वक्त रखी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अयाज खान। कल हम बड़े खुश थे। हमें जो खुशखबरी मिली वो ये थी कि अबनाए हुर्मुज़ को ईरान ने खोल दिया है। और उसके बाद हमने देखा कि पूरे मीडिया के ऊपर तज्ज़िए आना शुरू हो गए कि वो जो एक डिप्लोमेटिक एफ़र्ट की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और जो एक फ़ज़ा कायम हुई थी, हमें लगा कि उसके बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तो आज फिर जब हमने टीवी ऑन किए, आज जब हमने जाके देखा, तो हमें कुछ अलग ही सिनेरियो नज़र आया कि अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा से बंद किया जा रहा है। अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर फिर से कोई 2 जहाज़ों के ऊपर फायरिंग की गई है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये जानने के लिए हमने तज्ज़ियों पे नहीं, यहाँ के पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट पे नहीं, बल्कि ईरान में मौजूद, तेहरान में मौजूद जर्नलिस्ट से रब्ता किया है, ताकि हम जान सकें कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हमें जॉइन कर रहे हैं जॉन हुसैन तेहरान से। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब मुझे बुलाने के लिए। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जॉन, क्या ये कल तो हम ये जान रहे थे, समझ रहे थे कि अब शायद समूद जिसे कह लें कि सेलिंग हो रही है। अभी ये एक हमें अच्छी खुशखबरी ये मिली थी कि लेबनान के अंदर जंगबंदी हुई है। दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से हमें लगा कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है, कि उन्होंने अपना हुर्मुज़ को खोल दिया। अगला तो हम पड़ाव देख रहे थे कि इस्लामाबाद में होगा और अभी मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। फिर ये सब क्या हुआ? आज तो खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया और आबनाए हुर्मुज़ फिर से ईरान ने बंद कर दी। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग देयर? देखें, शुरू से ही ट्रम्प जो पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन करने के लिए और अपने आप को भी शायद राजी करने के लिए जो बार बार ट्वीट डाल रहे हैं ट्रम्प साहब, और जो झूठ बोल रहे हैं बार बार कि ईरान ने फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रेडी कर लिया है कि वो न्यूक्लियर दे देंगे हमें, ईरान के साथ कोई जो है वो कैश या कोई पैसा एक्सचेंज नहीं होगा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को परमानेंटली खोल दिया है। ये सारे झूठों को मद्देनजर रखते हुए ईरानियों ने थोड़ा सा बर्दाश्त किया शुरू में, क्योंकि जाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने अकॉर्डिंग टू मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कहा था कि ये जो कर रहा है ये सिर्फ अपनी आवाम को दिखाने के लिए कर रहा है, ये आपकी कश्तियों वश्तियों को कोई कुछ नहीं करेगा। तो बहरहाल लेकिन जो टेंशन्स बढ़ी, जो ब्लॉकेड इसने बढ़ाया, शुरू में तो ब्लॉकेड का कोई वैसे भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। ईरानी कश्तियां प्रॉब्लम्स, कल रात को आपने देखा ट्वीट जिस तरीके से उसने किए झूठे, तो उसको देखते हुए ईरान ने वार्निंग दी कि आप नहीं करो ऐसा वरना हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। और फाइनली आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर ईरान ने बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया गया है कंप्लीटली। यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के जो चीफ हैं, जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कमेटी के चीफ हैं, उन्होंने भी कहा कि ये बंद हो चुका है। खातिम अल अंबिया का बयान भी आ गया कि ये बंद हो चुका है। और बाकायदा कहा गया कि आपको वार्न किया था लेकिन आप नहीं सुधरे, तो ये बंद बंद हो गया है। और अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। जी, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इससे क्या, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रंप की कंटिन्यूअस जो वो ट्वीट्स कर रहे थे, उसके रिएक्शन में ये सारा कुछ आया है? कि आप अब ये ईरानियन जो क़यादत है, उसको, उनको ये लग रहा था कि वो शायद सारा क्रेडिट वो ले रहे थे, तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मसला ये है कि जो नेवल नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ था, ये हुँ। पहले भी एक इशू था, मसला था। क्यों मसला था? क्योंकि जाहिर है बहरहाल आप कश्तियों को नहीं रोक रहे लेकिन आपकी प्रेजेंस है। अब हुआ ये कि इसने टेम्परेचर, जब इसकी बेइज्जती होना शुरू हुई तो इसने टेम्परेचर बढ़ाना
शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता कश्तियों को देखना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो चेंज होना शुरू हो गई सूरत हाल। सेंटकॉम ने अपनी मूवमेंट जो है वो आगे करना शुरू कर दी, कश्तियां आगे लाना शुरू कर दी। और इसकी वजह से, क्योंकि देखिए एक इमिनेंट थ्रेट है ना, इस बहाने से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है, ये तो नहीं हो सकता कि ईरान अलाउ कर दे कि वो आ जाएं अपनी कश्तियां लेके और यहाँ पे जो है वो एक अग्रेसिव पोस्चर के अंदर खड़े हो जाएं और कश्तियों को रोकना शुरू कर दें। तो इस वजह से, क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया था कश्तियों को रोकना। ख़ामनाई मुज्तबा ख़ामनाई साहब की तरफ से एक पैगाम आया है, लेकिन वो रिटन पैगाम आया है। तो लोग बहुत कंसर्न हैं और मैंने देखा कि फ़ॉरेन मीडिया के ऊपर भी ये सवाल ख़ास तौर पे उठाया जा रहा है कि मुज्तबा ख़ामनाई साहब की जो है वो सूरत हाल क्या है, वो कैसे हैं? लास्ट टाइम हमें उनकी इंजरी की तरफ से की खबर आई थी, उसके बाद से वो उनकी कोई अपीयरेंस नहीं मिली हमें कि वो किस हाल में हैं, वो क्या उनकी सूरत हाल है। तो इस हवाले से आपके पास कोई इत्तलात हैं कि ये जो उन्होंने पैगाम दिया है, ये पैगाम उनकी तरफ से वीडियो पैगाम भी तो हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया ये? देखिए ऑफिशियल्स ने तो कंफर्म किया है कि वो ईरान में ही हैं और हुँ। वो डिसीजंस भी ले रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान भी नबीयान साहब जो जो यहाँ पे बड़े हाई ओहदे पे डिप्टी चीफ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने भी कहा कि पहला जो ड्राफ्ट गया पेजिशकियान साहब से, वो ड्राफ्ट फिर वो कालीबाफ से होता हुआ मुश्तबा खामनाई साहब की तरफ गया और 2 दफा ये तबादला हुआ इस ड्राफ्ट का। जो 10 पॉइंट प्रपोजल जो एंड में सामने आया, वो पहले 20 पॉइंट्स था, फिर वो 14 पॉइंट्स हुआ, फिर वो 10 पॉइंट्स हुआ। तो मुश्तबा खामनाई साहब जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व है इन द एंटायर डिसीजन मेकिंग। और आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई का जितनी सीक्रेसी रखा जा रही है अयाज साहब, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है। पहले हुँ, आयतुल्ला अली खामनाई का जिस तरीके से मामला सबके सामने हुआ, तो जाहिर है हुँ, लोगों को एक वो था कि भाई आप सुप्रीम लीडर को किसी भी हद तक प्रोटेक्ट करें। और अमेरिका तो इस तलाश में है कि किसी तरीके से उनको एक झलक नजर आ जाए, ताकि वो जो बातें कर रहे हैं, इंजरीज की जो बातें कर रहे हैं, दूसरी बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर असेसमेंट की जाए कि एग्जैक्टली क्या अभी सिचुएशन है। अच्छी बात है कि नहीं आ रहे। मैं तो कहूंगा कि आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई के बजाय एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखना है कि 10 यूएस के साइंटिस्ट या तो रॉकेट साइंटिस्ट हैं या तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। 10 साइंटिस्ट इस वक्त या तो मिसिंग हैं या तो मारे जा चुके हैं। और ट्रंप से भी ये सवाल पूछा गया अभी थोड़ी देर पहले, कल, कि भाई ये क्या मामला है 10 साइंटिस्ट का, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मोनिका रजा नासा की प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रही थी, रॉकेट रॉकेट इंजन के ऊपर काम कर रही थी जो मिसाइल्स के अंदर यूज होते हैं। और साथ ही साथ एक रिटायर्ड मेजर जनरल जो कि लॉस एल्मोस फैसिलिटी का था। लॉस एल्मोस फैसिलिटी कौन सी फैसिलिटी है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो बनाया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, पहला न्यूक्लियर वेपन जो बनाया था, तब वो फैसिलिटी बनाई थी। और अभी भी वो फैसिलिटी 16 रिसर्च फैसिलिटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी कंसिडर की जाती है न्यूक्लियर वेपन्स के जुमरे में। तो वहां से साइंटिस्ट जो है वो गायब हो रहे हैं और अब ट्रंप से भी मीडिया सवाल पूछना शुरू हो गया कि एग्जैक्टली कहां गए। मेरे ख्याल में वो ज्यादा जो है चीज है जो इंटरेस्टिंग है। आयतुल्ला मुस्तफा खामनाई का तो वक्त सामने बता ही देगा कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। जी, अच्छा, कल एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हो रही थी कि यूरोप के अंदर तकरीबन 48 ममालिक इकट्ठे हो रहे थे और ये तय किया जा रहा था कि किस तरह से आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए। और फिर ईरान ने उनको खुशखबरी दे दी। हमने कहा जी बड़ा मास्टर स्ट्रोक इन्होंने खेल दी है। तो वो जो उनका सारी मीटिंग हुई और उनके जो इजलास हो रहे हैं, तो उनका तो कोई प्लान बन रहा है कि वो शायद इसको खुलवाएँगे। और फिर एक बात ये भी है कि हमारे पूरे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनका तो रोज़ी-रोटी यहीं से है, पूरे हरमुज़ से गुज़रती है, सारा कुछ है। और फिर उनका तो खुराक का बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये सिलसिला इस तरह से चल तो नहीं सकता ना ये ज़्यादा देर तक। और फिर मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी साथ में इसके बताइएगा कि आखिर कोई ऑफ़र हुई है अमेरिका की तरफ से कि अगर आप ये अबनाए हुर्मुज़ को खोलते हैं तो कोई फ़ाइनेंशियल ऑफ़र उनको की गई हो इस हवाले से, या फिर कोई इस तरह की कोई खबर है आपके पास? देखिए जहां तक ये बात रही कि रोजी रोटी चलती है और आबना हॉर्मुज़ बंद है, ईरान को तो ब्लेम नहीं कर सकता कोई भी कि ईरान की वजह से ये हो रहा है। पहले स्ट्रेट हुँ, ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था। 27 फरवरी 28 फरवरी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ था। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों को नजर आया कि कोई इसके ऊपर कोई कैपिचुलेशन, कोई इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं थी। अब जो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है उसके लिए ब्लेम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को किया जा सकता है। और जहां तक खलीजी ममालिक की बात होती है, तो माशाल्लाह ये जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं जिन्होंने अमेरिका को अड्डे भी दिए, इनको बेसिस भी दिए, यूएस सोल्जर्स को छुपाया, मिसाइलें भी हिमार मिसाइल्स रासल खैमा से जा रही थी, कुवैत के अंदर बुबियान पोर्ट से जा रही थी। तो ये जो मुसलमान मुल्कों ने इसराइल और अमेरिका के जहाजों को तेल पिला के जो काम किया है, यहाँ मासूम बच्चे जो मरे हैं,
ये काम तो यूरोप ने भी नहीं किया अयाज साहब। तो इनके लिए तो जरा भी सिंपति आई डोंट थिंक इस वक्त रखी जा सकती है। दुनिया के लिए बहरहाल बिल्कुल सिंपति है कि यहाँ पे दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस राइज हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। ईरान से ये एक्सपेक्ट करना कि ईरान अपनी नेवल बाउंड्री, जो उसकी लीगल बाउंड्री है 12 नॉटिकल माइल्स में, यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑफ द लॉ ऑफ द सीज जो अप्लाई होता है, जो कि ईरान ने रेटिफाई नहीं किया हुआ, ना ही यूएस ने रेटिफाई किया हुआ है, लेकिन उसके मुताबिक भी ईरान तो अपने मेजर्स लेगा ना सेल्फ डिफेंस की, जो वो ले सकता है अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो जाहिर सी बात है ईरान से एक्सपेक्ट करना कि वो कुछ भी ना करें। पाकिस्तान को कल को अगर पाकिस्तान के बाहर आके इसराइल अमेरिका को बोले कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बंद करवाओ, और पाकिस्तान के बाहर आके कश्तियां खड़ी हो जाएं, तो पाकिस्तान क्या बंद नहीं करेगा अपनी नेवल बाउंड्री को? या पाकिस्तान नहीं बोलेगा कि जी आओ तो फिर हम बताएंगे जरा? तो यहां से किसी का इजहार करना कि जी चावल पाकिस्तान से आते थे तो चावल बंद हो गए, मेरे ख्याल में ये वाली चीज जो है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान कंसिडर नहीं करेगा। ईरान हर वो चीज करेगा जो उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए और जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना इस तरीके का है जिस तरीके से सरेंडर करना है। ये तो बिल्कुल ही वो वाली बात हो गई कि अमेरिका के खिलाफ एक ही जो लेवरेज है वही लेवरेज ईरान इस्तेमाल ना करे, और अमेरिका दे दनादन जितनी बमबारी करना चाहे ईरान के ऊपर करे, जो दिल चाहे वो इस रीजन के अंदर करता रहे। तो मेरे ख्याल में जो तो फोकस है इस पूरी डिस्ट्रक्शन का वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है। तो जॉन साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अमेरिका ने ब्लॉकेट किया हुआ है, अब ईरानी तेल तो वहाँ से गुजर नहीं पा रहा। तो आपने भी अब, जिसे आप देख लीजिए कि ईरान ने भी ब्लॉकेट कर दिया है, हरमुज़ को बंद कर दिया है। तो पहले जो खबरें आ रही थी कि जहाज़ों से टोल लेकर, उनसे पैसे वगैरह लेकर उनको गुजरने दिया जाए, तो ये तो फिर इकॉनमी तो ईरान की भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी वहाँ पे। आपको भी पता है कि पहले जो प्रोटेस्ट हुए थे तो उसकी वजह ईरानी करेंसी का नीचे जाना, और फिर उसके बाद सारी चीज़ें हुई थी, तो फिर ये सारा सिलसिला बना था। तो फिर ये तो ईरान कितनी देर तक सस्टेन कर सकता है इस सारी चीज़ को? अच्छा, ईरानी कश्तियों की बात, मजे की बात बताऊं, ईरान ने ब्लॉकेड के बाद कल तक 9 हम्म। मिलियन बैरल तेल बेचा था। ईरान की अपनी ये। कश्तियां जा रही थी, बेहतरीन तरीके से चल रही थी। अभी भी इंडिया अभी कुछ टाइम पहले एक कश्ती पहुंची, और पाकिस्तान भी आपने देखा कि कल एक कश्ती पहुंची थी। तो हम्म। ईरान की कश्तियां अभी भी जा रही हैं रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद। हाँ जी, सारी कश्तियां जा रही हैं या नहीं जा रही ये दूसरा सवाल है। ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है या नहीं की जा रही ये बिल्कुल दूसरा सवाल है। और अभी की सूरत हाल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो बंदिश है, उसके बाद क्या ईरानी कश्तियां गई हैं या नहीं गई हैं ये दूसरा सवाल है। लेकिन लास्ट अपडेट तक ईरान की कश्तियां जो है वो जा रही थी बावजूद ब्लॉकेट के। ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल नुकसान हुआ है यार साहब। ईरान जंग में है, और लोग यहाँ पे बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं कर रहे कि इकोनॉमी कितनी खराब होगी, इकोनॉमी को क्या नुकसान होगा। ना उनको करेंसी की फिक्र है, ना उनको खाने की फिक्र है। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को इस वक्त जो अमेरिका को शिकस्त है देनी, उसके बारे में ईरानी फिक्र कर रहे हैं। क्योंकि देखिए आयतुल्लाह अली खामनेई को जो शहीद किया, एक ईरानी से मैंने पूछा कि यार तुम्हारे पर न्यूक्लियर बम मार दे तो तुम क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा? तो उस बंदे ने मुझे जवाब दिया कि भाई न्यूक्लियर बम से ज्यादा बड़ी चीज अमेरिका ने हमारे ऊपर मारी है, और हमारे सुप्रीम लीडर को शहीद करना एक किसी एटम बम से ज्यादा हमारे लिए जो है वो बड़ा एक वाकया है। तो इसके अंदर हम्म। मेरे ख्याल में ईरानी आवाम को इस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा, ना खाने की ना ना पैसे की कोई परवाह है। जाहिर सी बात है एक जंग है तो है, और उसको वो किसी भी कॉस्ट को बेयर करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तो जॉन साहब, अब ज़रा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने के लिए जा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उनकी तरफ से यह है कि वो हर कीमत के ऊपर वहाँ पर जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको लेकर जाएंगे, और वो ये भी कह रहे हैं, जिसको वो न्यूक्लियर डस्ट भी करार देते हैं। तो ईरान की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से यह आया है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। मुझे दो सवालों के जवाब दीजिए। एक ये कि क्या पिछली जो बातचीत हुई है वहाँ से ये खबरें निकली थी कि ईरान ये चाह रहा है कि 5 साल तक वो इस पाबंदी को कबूल करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ अमेरिका की डिमांड है कि शायद 20 साल तक वो इस तरफ ना जाए यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और एक खबर ये भी आई थी कि शायद 200 बिलियन डॉलर जो हैं ऑफ़र किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, कि अगर ईरान जो है वो इससे पीछे हट जाता है न्यूक्लियर अपने सिस्टम से, और न्यूक्लियर जो उसकी एनरिचमेंट है, तो उससे फिर वो उसकी इस तरह से मदद कर सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? क्या वहाँ का इंफॉर्मेशन है वहाँ से आपकी तरफ से? ईरान इनरिच यूरेनियम किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क को नहीं देगा। ये बात क्लियरली कह दी है, डॉक्टर खालिबाफ ने भी कह दी है, अब्बास अराक्ची ने भी कह दी है, और बोल दिया है कि ये सॉइल जिस तरीके से जमीन मुकद्दस होती है उसी तरीके से हमारा इनरिच यूरेनियम जो है वो भी मुकद्दस है, और ये कहीं नहीं जाएगा। तो इनरिच यूरेनियम तो ईरान देगा नहीं, ना ही इसके ऊपर कोई जो है वो
बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज करने की बात है। जी, रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं? बिल्कुल कैप के ऊपर बात हो सकती है। क्या हम्म। इनरिचमेंट को कम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर जो राइट्स हैं ईरान के, वो ईरान राइट्स मेंटेन करना चाहता है। लेकिन बहरहाल जो ओमान के अंदर भी आपको नजर आ रहा था, डाइल्यूशन के ऊपर वो राजी होंगे, डाइल्यूट वो हम्म। कर सकते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन बाहर जाने का तो यहाँ पे ईरानी ऑफिशियल्स ने कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। पैसों की जहां तक बात रही, पैसे तो देखें, एक प्री कंडीशन ऑलरेडी एक सेट थी, उसका न्यूक्लियर से, ईरान ईरान के मुताबिक उसका न्यूक्लियर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हम्म। अग्रीमेंट हुआ था अयाज साहब, इन द फर्स्ट प्लेस, अगर आपको याद होगा, ट्रंप ने जो ट्वीट किया था कि 10 पॉइंट फ्रेमवर्क इज वर्केबल ईरान का। और ईरान की जो साथ जो बात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब से जो बात हुई थी, उस वक्त भी यही डिसीजन हुआ था कि ईरान के ही 10 पॉइंट फ्रेमवर्क के ऊपर बात होगी, लेबनान उसका एक हिस्सा होगा, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में रहेगा। उसमें ट्रंप ने भी कहा कि जी ईरान बहुत सारे पैसे कमाने वाला है, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। तो ये तो बिल्कुल ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी हैं, इसके अंदर कोई एक्सचेंज की बात नहीं है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अब अमेरिका हार चुका है, और हारने वाली पार्टी कभी भी अपने से ज्यादा जो है वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकती। जो चीज वो जंग में नहीं ले पाए, क्या वो चीज वो मुज़ाकरात की टेबल पे ले सकते हैं? ईरान कहता है नहीं ले सकते। बिल्कुल इसके अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका राजी ना हो, अमेरिका बोले ठीक है, न्यूक्लियर पे आप जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन हम जो है साथ साथ सैंक्शन लगा के रखेंगे। वेल एंड गुड, वो तो पहले से स्टेटस को में सिचुएशन थी वो रहेगी। लेकिन ईरान के पास जो है वो हॉर्मुज एक एडिशनल चीज है जो कि आ गई है, तो ईरान अपनी जीत ही कंसिडर कर रहा है। अमेरिका के लिए ऑन दी अदर हैंड इस वक्त फेस सेविंग करना बहुत जरूरी है। फेस सेविंग के लिए उनको कुछ ना कुछ न्यूक्लियर के हवाले से दिखाना होगा। और यहां पर मसला ये आ रहा है कि विन विन सिचुएशन अगर अमेरिका चाह रहा है, तो उस विन विन सिचुएशन के अंदर ट्रंप की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है कि ईरान अपनी न्यूक्लियर इनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ट्रांसफर करेगा। ये जरूर ईरान कर सकता है फेस सेविंग देने के लिए कि आप जी यहां पे कैपिंग ले लो, या आप इनरिचमेंट को 10 साल के लिए फॉर एग्जाम्पल हम बंद भी करने के लिए चलो आपको कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो वैसे भी नहीं बनाना ईरान ने। लेकिन ये वाली बात करना कि इनरिच यूरेनियम ट्रांसफर होगा, ये तो ईरान इस पे नाराजी है, ये क्लियर कर दिया उसने, नाराजी होगा। ओके, तो जो फ्रोज़न एसेट्स हैं इसके वहाँ पर फ्रीज़ हुए हुए एसेट्स, उस हवाले से कोई रियायत मिलती है? तो जो इस्लामाबाद के अंदर मुमकिना जो दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, तो टेबल पे ये बातें तो ज़रूर होंगी। तो आप कोई हमें बता सकते हैं कि ये जो इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट हुई है, ऐसे ज़ाये होती हुई मुझे तो नज़र नहीं आ रही। कितनी देर में आपको लगता है कि ये बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, या फिर यूँ कह लिया जाए कि सिलसिला तो शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर चाहे वो 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन आपको क्या लगता है कब तक बातचीत स्टार्ट हो रही है? देखिए, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जाया नहीं हुए हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से है कि दोनों के बीच में सीज फायर हुई है, ईरान ने हमले नहीं किए अमेरिका के ऊपर अभी तक, और सीज फायर मेंटेन्ड है। तो आई थिंक डिप्लोमेटिक एफर्ट्स अपना रंग लेके आए हैं, बड़ा एक एक अच्छी प्रोग्रेस हुई है। मैं फेलियर नहीं कहूंगा, जो टॉक्स इस्लामाबाद में हुई, पहली टॉक्स भी मेरी नजर में कोई फेलियर नहीं थी। बिल्कुल उसके अंदर जो जंग बंदी अभी नजर आ रही है वो उसी का नतीजा है। और दूसरी टॉक्स अयाज साहब अगर होती है नहीं होती, इससे किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। देखें, पहले भी मुआहदे होते रहे हैं, मुल्कों के बीच में टूटते रहे हैं, पहले भी टॉक्स की कोशिशें होती रही हैं, टूटती रही हैं। अमेरिका बार बार धोखा करके, मजाकरा करके, जेसीपीओ अग्रीमेंट करके 2018 में उस अग्रीमेंट से एग्जिट हो सकता है। तो और वहां पे तो गारंटीज रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूके, ये सारे ममालिक, जो जर्मनी, ये सारे ममालिक थे जिन्होंने अग्रीमेंट किया था ईरान के साथ। और वो अगर अमेरिका उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो जाहिर है ये वाले एग्रीमेंट की भी रिस्पेक्ट अगर वो चाहे तो नहीं करेगा। तो ये अमेरिका के ऊपर है कि वो किस तरीके से अपने आप को मनूवर करना चाहे। और मैं नहीं चाहता, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत जो हमने की है पाकिस्तानियों ने इन टॉक्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस मेहनत को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपने बचकाना रवैये से जो है वो खत्म करे। तो इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि आगे चीजें बढ़ेंगी। फ्रोजन एसेट्स की जहां तक आपने बात की, $20 अरब की बात हो रही थी कि फ्रोजन एसेट्स ईरान के या तो रिलीज कर दिए हैं या वो रिलीज के प्रोसेस में हैं। अगर आपको याद होगा, दो प्री कंडीशंस थी, कालीबाफ साहब ने दो प्री कंडीशंस दी थी। एक दिया हुँ। था लेबनान का, जो कि कंप्लीट हो चुका है, लेबनान में सीज फायर देखी जा चुकी है। और दूसरा जो 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 कि फ्रोजन एसेट्स का इशू है, वो अभी भी थोड़ा सा आई थिंक रिमेनिंग है, उसके अंदर आई थिंक हमें जो पेशरफ ईरान नजर आएगी। जो ट्रंप ने कहा है कि कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है आपकी नज़र में? हो सकता है वो कतर के अंदर जो होल्ड किए हुए $6 अरब, साउथ कोरिया को जो तेल बेचा था और वो कतर हुँ। ट्रांसफर हो गए थे, हो सकता है वो जो $6 अरब हैं उसकी बात हो रही हो, जो एसेट्स हैं उसकी बात हो रही हो।
$20 अरब के एसेट्स के ऊपर तकरीबन एक क्यूमुलेटिव एक वो है कि रिलीज होने वाला है। तो हो सकता है ये हो ताकि ईरान आगे पीस प्रोसेस में आगे बढ़े। और अमेरिका का ब्लॉकेड बहरहाल एक ऐसी चीज है जो इस वक्त बड़ा एक कांटा बन के जो है वो इस वक्त बैठ गया है इस पूरी सिचुएशन के अंदर। तो कल तक जो कंडीशंस थी वो ये थी कि लेबनान के अंदर जंगबंदी कराई जाए। अब सारा का सारा जो फोकस अब वो ये हो गया है कि दोनों ममालिक एक साथ ब्लॉकेड को ख़त्म करें। तो उससे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम ये दोनों चीज़ें देख रहे हैं और एक स्मूथ ऑपरेशन और फिर उसके बाद बातचीत होने जा रही है। दैट्स जी, दो दो कंडीशंस इसीलिए थी क्योंकि उस वक्त तक ब्लॉकेड नहीं किया था। अब जब इट। ब्लॉकेड कर लिया तो जाहिर है ब्लॉकेड भी एक उसमें आ गया है कि उसकी वो भी कंडीशन बन गया है। तो बिल्कुल ब्लॉकेड अगर हटता है तो वेल एंड गुड, आई थिंक आगे आगे मुज़ाकरात चलेंगे। और इंशाल्लाह ब्लॉकेड अगर ना भी हटे, कोई अगर ऐसी सिचुएशन हो के अंदर अंदरूनी तौर पे रजामंदी हो जाए कि जी हम ऐसी अपनी आवाम को दिखा रहे हैं, आप अभी भी परेशान नहीं हो, आपको हम जो है वो अब नहीं रोकेंगे, आप प्लीज कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड करें। तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन में ईरान अलाउ कर दे। लेकिन देखें आया साहब, ईरान इसको एक थ्रेटनिंग पॉस्चर के तौर पे देख रहा है। जो नेवी खड़ी हुई है ये एक थ्रेट के तौर पे खड़ी हुई है कि कभी भी अटैक करना चाहे वो एक बटन दबाएगा और अटैक कर देगा। अभी तक तो वरना ईरान ये सारी कहानी, ये जो कश्तियां हैं उनको खुदाफिज कर चुका होता है, ये अटैक कर करके इनको यहां से भगा चुके होते, जैसे लिंकन को और जेरल्ड आर फोर्ड को इन्होंने भगाया था। और अभी भी जो ब्लॉकेड लगा हुआ है वो ब्लॉकेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नहीं है, वो ब्लॉकेड है अरेबियन सी की तरफ। तो अभी भी आई थिंक इसके ऊपर काम हो सकता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़े, बिल्कुल इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। और हो सकता है आज रात को चले जाएं, हो सकता है कल चले जाएं, यू नेवर नो। बट क्लैरिटी इस वक्त इस चीज के ऊपर नहीं है। लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है जॉन साहब, क्योंकि जो इस पूरी जंग के दौरान सबसे बड़ी जिस चीज़ की कमी है वो ट्रू इन्फॉर्मेशन का बाहर आना है। दोनों तरफ से सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो चाहे वो ईरान की तरफ। तो सरकारी मौक़िफ़ तो हमारे सामने आ रहे हैं। वहाँ की जो आवाम हैं उनको इंटरनेट तक एक्सेस नहीं है। उनके मुआशी हालात किस हालत तक पहुँच चुके हैं, और अभी ये ब्लॉकेड होने के बाद किस दर्जे तक उनको गुर्बत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो वहाँ पर आवाम है उनकी आवाज़ पहुँच पा रही है ऊपर तक और फिर दुनिया तक भी? मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे बाकायदा लाइव जाता हूँ। कभी कभार रोज रात को मैं बाहर जाता हूँ तो कभी कभार मैं लाइव कर देता हूँ। लाइव क्या कर देता हूँ कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक, अयाज साहब आप जरा वो वीडियो देखिएगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना रश कहीं हो सकता है। देखें, ईरानियों का इंटरनेट का एक्सेस की जहां तक बात है, इंटरनेट एक्सेस ईरानियों के पास है। कौन सा इंटरनेट एक्सेस है? लोकल इंटरनेट एक्सेस है। मतलब क्या है? फूड डिलीवरी एप्स लोकली चल रही हैं। सोशल मीडिया, बाले, रूबिका, ईता, ये सोशल मीडिया की एप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो वो इनकी अपनी एप्स हैं, वो भी चल रही हैं। कम्युनिकेशन की एप्स भी चल रही हैं, सब कुछ काम कर रहा है। क्या काम नहीं कर रहा? ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस जो ईरानी इंटरनेट एक्सेस के साथ लिंक्ड है वो काटा हुआ है, हुँ, जैसे चाइना के हुँ, अंदर होता है। वो क्यों किया हुआ है? वो इसलिए किया हुआ है कि देखिए मोसाद के जो सीआई और मोसाद के यहाँ पे जो हैंडलर्स हैं, जिनके पास इंटरनेट मौजूद होगा क्योंकि वो स्टारलिंक डिवाइसेस लगा के रखे हुए होते हैं, वो लोग पूरे पूरे नेटवर्क्स रन करते हैं ईरान के अंदर अपनी कार्रवाइयों को सरंजाम देने के लिए। जैसे कि ट्रंप ने पहले कहा था कि मैंने असला भिजवाया था प्रोटेस्टर्स को कुर्दों के थ्रू, और तो वो सारी कार्रवाइयां करने के लिए उनको लोकल नेटवर्क को एक्टिवेट करना पड़ता है। लोकल नेटवर्क को एक्टिवेट किया जाता है ग्लोबल इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू या दूसरे ऐप्स के थ्रू। अब इन ऐप्स को जो काटा है ईरान ने, अब हो ये रहा है कि जो हैंडलर्स हैं, मजबूरन मजबूरन कोई अगर टैक्सी ड्राइवर है, चौकीदार है, कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, मजबूरन उनको लोकल इंटरनेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज करना पड़ रहा है। और हुँ, लोकल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो यूज करते हैं इंटरनेट देने के लिए सामने वाले बंदे को कि भाई आ जाओ स्टारलिंक ले लो, या फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो ये लोग पकड़े जाते हैं। और जाहिर हुँ, सी बात है, इंटरनेट अगर खुला हुआ होगा तो हैंडलर्स तो जो मैसेजेस ले रहे हैं जर्मनी से या तेलवीव से या वॉशिंगटन से, वो सारा अपना नेटवर्क एक्टिवेट कर देंगे जैसे ही ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस ओपन होगा। ईरानी आवाम वैसे ही जो है वो ट्विटर यूज नहीं करती, इंस्टाग्राम यूज करती है जेनजी काफी हद तक। लेकिन वहां पे आप जाके वीडियोस देख ले, फारसी में जो वीडियोस आ रही हैं वहां पे बेहतरीन वीडियोस आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग वीपीएन लगा के कर पा रहे हैं वो बड़ी बेहतरीन वीडियोस डाल रहे हैं ईरान की तरफ से, आपको नजर आ जाएगा, मैं आपको भेज भी दूंगा। लेकिन ट्विटर के ऊपर जो बैठे हुए होते हैं वो डायस्पोरा के लोग बैठे हुए होते हैं। और वैसे ही जनरली ईरानी अवाम जो इतनी इनकलाबी फिक्र रखती है, ज्यादातर अवाम, सब तो नहीं कहूंगा, ऑपोजिशन भी है, लिबरल लोग भी हैं, मॉडर्न लोग भी हैं, लेकिन नॉर्मली ईरानी अवाम सोशल मीडिया यूज नहीं करती क्योंकि इनका वो जो अवेयरनेस है पूरी दुनिया में
वो जो कि हमें एक्टिव रहना पड़ेगा सोशल मीडिया के ऊपर, हमें वेस्टर्न के प्लेटफॉर्म के ऊपर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस चीज को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता ईरानियों की। ये रिस्ट्रिक्शन भी तो हो सकती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, कि उन तक जब इंटरनेट ही नहीं होगा। बहरहाल मुझे सिर्फ ये एक आखिरी सवाल एक आखिरी कंप्लीट कर दूं, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, और फेयर रिस्ट्रिक्शन है। जो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, जो खराबियां माशरों में पैदा होती हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, अभी हमारी जेंजी, मैंने 8 साल पढ़ाया है अयाज साहब एजुकेशन सेक्टर में। मैंने ओए लेवल स्कूल्स को पढ़ाया है, मैंने यूनिवर्सिटी को पढ़ाया है, 6 क्लास से लेकर मैं यूनिवर्सिटी तक के बच्चों को पढ़ा चुका हूं। जो अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, जो टिकटॉक से चीजें हमारे बच्चों के तक पहुंचाई जा रही हैं, जो प्रोपागेंडा और गलाजत पहुंचाई जा रही है, अच्छा है कि वो रिस्ट्रिक्टेड रहे। मैं तो कहूंगा बहुत अच्छी बात है। उसको आप लोकली, पाकिस्तान के अंदर भी एक लोकल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर भी लोकल सोशल मीडिया ऐप्स होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर एक अवेयरनेस का इशू आ जाता है, बट जो हार्म्स हैं, जो बुराई और जो गंदगी हम तक पहुंचाई जा रही है इन सारे वेस्टर्न सोशल मीडिया आउटलेट्स के थ्रू, मेरा नहीं ख्याल किसी भी, मुझे इंस्टाग्राम पे बैन कर दिया, फेसबुक पे बैन कर दिया, जाहिर सी बात है कोई भी यहाँ पे अपोजिंग, कोई भी वेस्टर्न उसके ऊपर अपोजिंग व्यूज रखेगा तो उसको तो ये लोग बैन कर देते हैं। आजादी तो कहीं भी नहीं है अयाज साहब, आजादी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। एप्स्टीन के फाइल्स देख लें आप, ब्रिजेट देख लें, जितने लोग गायब हुए उनको देख लें सोशल मीडिया पे। अगर उसके ऊपर कोई, मैं आपसे बात करूंगा ना कुछ चीजों के बारे में, तो आपका चैनल बैन हो जाएगा। तो मैं देखें, ये आजादी का जो नैरेटिव हम बना के रखते हैं ना कि आजाद रहना चाहिए और आजादी होनी चाहिए, मैं इन सारी बच्चों वाली बातों में नहीं मानता माजरत के साथ। मुझे लगता है कि हर मुल्क के पास अपना एक कल्चरल, अपना सोशल, अपना आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट का स्पेस होना चाहिए, जो कि वेस्टर्न प्रोपागेंडा कंटिन्यूअसली रोकता है। थैंक यू सो मच जॉन, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमने आप तक पहुंचाए वो सूरत हाल जो इस वक्त ईरान के अंदर है। कल हमने आपको बताया था कि आबनाए हुर्मुज़ क्यों खुल गई है और उसके असरात क्या हो सकते हैं। आज हमने आपको बताया कि आबनाए हुर्मुज़ बंद क्यों हुई है। अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।